अंतर्गत क्रय शक्ति समता सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं। क्रय शक्ति समता सिद्धांत की व्याख्या, महत्व, इन चीजों को करने के बाद पिछली क्लास में क्रय शक्ति समता सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज उन्हीं आलोचनाओं को आगे बढ़ाते हुए आगे चलेंगे। इसके अंतर्गत कुछ आलोचनाएं जिसमें भिन्न प्रकार की वस्तुएं, संरक्षण, कर, गतिशील परिस्थितियां, आर्थिक संबंधों की उपेक्षा, फैशन एवं अन्य स्तरों में परिवर्तन हो जाने का, अन्य घटकों का प्रभाव, परिवहन व्ययों की उपेक्षा, ये सारी क्रय शक्ति समता सिद्धांत की कमियां, आलोचनाएं मानी गई थी कि इन चीजों का क्रय शक्ति समता सिद्धांत में ध्यान नहीं दिया है। आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट करेंगे, यह सिद्धांत अनुभव सिद्धांत के विरुद्ध है। तो सबसे पहले आप वही हेडिंग डाल दीजिए, क्रय शक्ति समता सिद्धांत की आलोचनाएं। इस सिद्धांत में जो जो कमियां रह गई है उनके बारे में चर्चा की जा रही है। 5-6 कमियां बता चुके पिछली क्लास में। इसके अंतर्गत आगे नेक्स्ट जो कमी है आपकी वो है अनुभव सिद्धांत के विरुद्ध। अनुभव सिद्धांत के विरुद्ध। क्रय शक्ति समता सिद्धांत में व्यवहार में ऐसा कोई उदाहरण दृष्टिगोचर नहीं होता है, दिखाई नहीं देता जहां विनिमय दरों का निर्धारण क्रय शक्ति समता सिद्धांत के आधार पर हुआ हो। उसके अंतर्गत तो फॉर्मूला बता दिया, सूत्र बता दिया, उस सूत्र के अकॉर्डिंग क्रय शक्ति समता निर्धारण के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार से होता है वो बता दिया गया, लेकिन इसे किसी भी उदाहरण के द्वारा स्पष्ट नहीं किया है। इस सिद्धांत का इसलिए कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि जब अपन कोई भी चीज को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं तो उससे उस सिद्धांत में अनुभव प्रतीत होता है, एक्सपीरियंस जाहिर होता है। इस सिद्धांत में इस चीज की कमी पाई गई है कि उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है इस सिद्धांत को। नेक्स्ट बात करते हैं निरपेक्ष मूल्य स्तर में लागू ना होना। निरपेक्ष मूल्य स्तर में, निरपेक्ष मूल्य स्तर में लागू न होना। क्रय शक्ति समता सिद्धांत जो कि गुस्ताव कैसल के द्वारा दिया गया था, इस सिद्धांत में या ये सिद्धांत निरपेक्ष मूल्य स्तर में लागू नहीं होता, बल्कि ये केवल मूल्य स्तरों के परिवर्तन में ही लागू होता है कि कीमतों में अगर परिवर्तन हो जाता है या कीमत सूचकांकों में अगर परिवर्तन हो जाएगा तो इससे विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कीमत सूचकांकों में परिवर्तन का विनिमय दर पर
ये कमी पाई जाती है कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत सिर्फ कीमतों में परिवर्तन या मूल्यों में परिवर्तन के लागू होने पर ही या उनमें परिवर्तन होने पर ही विनिमय दर के परिवर्तन को स्पष्ट कर सकता है। निरपेक्ष मूल्य के स्तर पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, इसलिए इस सिद्धांत की ये कमी भी मानी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे मूल्य स्तर पर प्रभाव। मूल्य स्तर पर प्रभाव यह भी क्रय शक्ति समता सिद्धांत की आलोचना या कमियों के अंतर्गत आता है। यह सिद्धांत इस बात पर ध्यान देता है कि मूल्य स्तर संबंधी परिवर्तन विनिमय दरों में परिवर्तन लाते हैं कि अगर कीमतों में परिवर्तन होंगे तो विनिमय दर में भी परिवर्तन उसी के अकॉर्डिंग होता है, परंतु विनिमय दर के परिवर्तनों का मूल्य स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः ये कथन सत्य सिद्ध नहीं होता। कहने का मतलब इस सिद्धांत में मूल्य स्तर के परिवर्तन से या मूल्यों में परिवर्तन से मूल्यों में परिवर्तन से विनिमय दर में परिवर्तन को माना गया है। विनिमय दरों में परिवर्तन को तो विनिमय दरों में परिवर्तन को तो स्पष्ट या स्वीकार किया है, को स्वीकार किया है, लेकिन विनिमय दर के परिवर्तन से विनिमय दर में परिवर्तन का विनिमय दरों में परिवर्तन का मूल्यों पर प्रभाव को मूल्यों पर प्रभाव को स्पष्ट नहीं किया गया, नहीं किया गया, जो कि सही प्रतीत नहीं होता या नहीं लगता। सत्य प्रतीत नहीं होता है, सही प्रतीत नहीं होता है। एक बात बताइए, अगर विनिमय दर में परिवर्तन मूल्य में परिवर्तन के कारण हो रहा है, इस बात को तो ये मान रहा है, लेकिन विनिमय दर में परिवर्तन जब हो जाता है तो क्या उसका मूल्य पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन विनिमय दर के परिवर्तन का मूल्य पर प्रभाव जो पड़ रहा है उसको यह सही नहीं मानता, उसको ये स्पष्ट नहीं कर पाता है, जिससे इस सिद्धांत में कमी पाई जाती है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताऊंगी कि जैसे कीमतों में परिवर्तन से वस्तु की कीमतों में परिवर्तन से वस्तु की मांग में परिवर्तन को तो सही या सही स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। कौन? कि कीमतों में परिवर्तन हुआ तो वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो जाएगा। कीमत बढ़ी, मांग कम हो जाएगी, कीमत कम हुई, मांग बढ़ जाएगी। लेकिन मांग में वृद्धि और कमी का क्या कीमतों पर प्रभाव नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जैसे मान लो कोई वस्तु है, उसकी मांग में वृद्धि हो गई। अभी आप देखो सीजनल की बात करते हैं, पर शादी वगैरह
की मांग में वृद्धि से कीमतों में वृद्धि होना पाया जाता है। वस्तु की मांग में कमी होने से कीमतों में कमी होना पाया जाता है। इस प्रकार एक चीज का इफेक्ट जब दूसरी चीज पे पड़ रहा है तो दूसरी चीज का इफेक्ट भी तो पहली चीज पे पड़ेगा। जबकि क्रय शक्ति समता सिद्धांत में पहली चीज का यानी मूल्यों के परिवर्तन से विनिमय दर में परिवर्तन तो माना गया है, लेकिन विनिमय दरों के परिवर्तन से मूल्य पर प्रभाव पे कोई भी स्पष्ट टिप्पणी नहीं की है, जो कि सही प्रतीत नहीं होती है। अगर कीमतों में परिवर्तन हो रहा है तो मुद्रा की वस्तु की मांग और पूर्ति में परिवर्तन होगा। वस्तु की मांग और पूर्ति में अगर परिवर्तन हो रहा है तो कीमतों में परिवर्तन निश्चित तौर पर होगा। जैसे मान लो कोई वस्तु है, उसकी पूर्ति अचानक बढ़ गई, पूर्ति बढ़ गई तो कीमतें नीचे की तरफ आएगी, कीमतें घटेगी। किसी वस्तु की मांग में वृद्धि हो गई तो कीमतें बढ़ेगी। तो कीमतों के या कीमतों में जो परिवर्तन हो रहा है वो वस्तु की मांग और पूर्ति का भी कीमतों पर इफेक्ट पड़ता है। इस उदाहरण के द्वारा आपको पता चल गया होगा। इस प्रकार क्रय शक्ति समता सिद्धांत में मूल्य स्तर पर प्रभाव को स्वीकार नहीं किया है, जो कि सही सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आलोचना में चलेंगे फिर। नेक्स्ट है आपका उपयुक्त सूचकांक चुनाव में कठिनाई। उपयुक्त सूचकांक, उपयुक्त का मतलब उचित होता है, सूचकांक का मतलब डेटास होते हैं। तो उपयुक्त सूचकांक चुनाव में कठिनाई। चुनाव में कठिनाई। क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अंतर्गत यह भी एक कमी जो है पाई गई है। क्रय शक्ति समता सिद्धांत को ज्ञात करने में उपयुक्त सूचकांक के चुनाव में कठिनाइयां उपस्थित होती है। यदि थोक मूल्य सूचकांक लिए जाएं तो उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, अलग अलग सूचकांक होते हैं। तो थोक मूल्य सूचकांक को अगर अपन लेंगे तो उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ता है। अतः उपयुक्त सूचकांक के चुनाव की कठिनाई के कारण क्रय शक्ति समता सिद्धांत के आधार पर विनिमय दर को ज्ञात करना कठिन होता है। कि अगर आपके पास डेटा पूरे नहीं होंगे, सूचकांक पूरे नहीं होंगे, सूचकांक के चुनाव में कठिनाई उपस्थित होगी, तो आप विनिमय दर का निर्धारण सही प्रकार से नहीं कर सकते। इसलिए सूचकांकों का या सूचकांकों के चुनाव का सही प्रकार से होना बहुत ही आवश्यक है। थोक मूल्य सूचकांक का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इफेक्ट नहीं पड़ता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात इस चीज से स्पष्ट हो जाती है कि सही चीज के निष्कर्ष के लिए हमें सही डेटा उपलब्ध होने चाहिए। अगर आपको एग्जाम का रिजल्ट या एग्जाम के रिजल्ट के निष्कर्ष चाहिए तो उसके लिए हमें पढ़ाई कैसी हुई है, कितने घंटे पढ़ाई की है, किस प्रकार से पढ़ाई की है, उसके डेटा से ही हम उसके रिजल्ट का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन रिजल्ट का निष्कर्ष निकालने के लिए अगर आप स्टूडेंट की पढ़ाई के अलावा हॉबीज के ऊपर जाते हो या उसके खेलने में जाते हो या और भी अदर एक्टिविटीज के अंतर्गत जाते हो तो वो चुनाव उस पढ़ाई के या रिजल्ट के निष्कर्ष को सही निकाल नहीं पाएगा। क्योंकि डेटास का जो कलेक्शन होता है, जो चुनाव करने में जो समस्या आती है, उस चुनाव को सही प्रकार से किया जाना चाहिए, तभी उचित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इस प्रकार उपयुक्त सूचकांक के चुनाव में कठिनाई के
कारण भी क्रय शक्ति समता सिद्धांत में जो विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है वो सही प्रकार से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रय शक्ति मापने का गलत ढंग। क्रय शक्ति मापने का गलत ढंग। तरीका किसको बोलते हैं? ढंग लिख दीजिए, तरीका लिख दीजिए, एक ही बात है। क्रय शक्ति समता सिद्धांत में सामान्य मूल्य स्तरों को ध्यान में रखा जाता है। जो जनरल वस्तुओं की कीमतें होती है, आम कीमतें जो होती है, सामान्य कीमतें आती है उसको सामान्य कीमतें बोलते हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है जो निर्देशकों की सहायता से बनाए जाते हैं। अभी जो सामान्य मूल्य स्तर है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? अधिकारियों के द्वारा, निर्देशांकों के द्वारा बनाए जाते हैं। परंतु निर्देशांक तैयार करने में अनेक दोष उपस्थित हो जाते हैं, कई कमियां रह जाती है, जिससे उसके आधार पर जो क्रय शक्ति समता निर्धारण के में विनिमय दर जो निर्धारित होती है वो भी कैसी हो जाएगी? दोषपूर्ण हो जाती है। इस प्रकार क्रय शक्ति मापने का जो तरीका है, जो ढंग है वो गलत सिद्ध होता है, क्योंकि एक डेटास भी अगर गलत डाल दिए गए तो पूरी विनिमय दर का निर्धारण, पूरे सिद्धांत में जो क्रय शक्ति समता सिद्धांत का निर्धारण किया गया है आंतरिक मूल्य सूचकांकों के द्वारा, कीमत सूचकांकों के द्वारा, आधार वर्षों के द्वारा, इन सभी में जो डेटा डाले गए हैं अगर एक भी चीज गलत होगी तो पूरा सिद्धांत में जो विनिमय दर का निर्धारण होगा वो सही प्रकार से नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल देकर बताती हूँ, एक बच्चे ने एग्जाम दिया, कॉपी में टोटल की एग्जाम ने और उसके नंबर कितने आए? 62। कितने अंक आए? 62। एग्जामिनर जब लिस्ट बना रहा है, एग्जाम में मार्क्स चढ़ा रहा है, उस लिस्ट को आगे देने के लिए ताकि रिजल्ट तैयार हो सके, वहां पर 62 की जगह जल्दी में गलती से क्या लिख दिया? 26 लिख दिया। तो देखो रिजल्ट पर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? उस बच्चे के परसेंटेजों पर, उस बच्चे के सब्जेक्ट पर और भी बहुत सारी चीजों पर, उसका डिवीजन पर भी जो है इफेक्ट पड़ेगा, ग्रेड पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो क्रय शक्ति मापने का जो निर्देशांक वाला तरीका है, इसके अंदर जो डेटा लिए जाते हैं उसको सही प्रकार से लिया जाना चाहिए। अगर निर्देशांक ही गलत तैयार कर दिया तो विनिमय दर का निर्धारण सही प्रकार से नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है मात्र दीर्घकालीन विवेचन। क्रय शक्ति समता सिद्धांत जो है उसको क्या माना है? मात्र दीर्घकालीन यानी लंबे समय में ही इस विवेचन को स्वीकार किया गया है। कहने का मतलब यह है, यह सिद्धांत अधिक से अधिक विनिमय दरों की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को ही स्पष्ट करता है। अल्पकाल में विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या नहीं करता है कि दीर्घकाल में जो भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तन की दरों का ही क्रय शक्ति समता सिद्धांत में विवेचन किया जाता है, जबकि परिवर्तन अल्पकालीन भी होते हैं तो अल्पकालीन परिवर्तनों की इस सिद्धांत में व्याख्या नहीं की जाती। केन्स जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों में आते हैं, उनका ये कहना है कि ऐसे सिद्धांत का क्या मतलब जो कि दीर्घकालीन हो। दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं, इससे सिद्धांत का ज्यादा महत्व नहीं रह जाता है, इसलिए ये सिद्धांत थोड़ा कम व्यावहारिक प्रतीत होता है। इस प्रकार दीर्घकालीन विवेचन का के से संबंधित से भी क्रय शक्ति समता सिद्धांत की आलोचना की जाती है। इस प्रकार क्रय शक्ति समता सिद्धांत जो कि विनिमय दर को निर्धारित करने वाली क्रय शक्ति समता सिद्धांत में जो विनिमय दर को निर्धारित करने वाली इन सभी आलोचना
आलोचनाओं को देखने से लगता है कि इस सिद्धांत में बहुत सारी कमियां रह गई है। फिर भी व्यावहारिक दृष्टि से विचार किया जाए तो क्रयशक्ति समता सिद्धांत टकसाली समता सिद्धांत, जो कि टंक समता सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर एक महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है। उस सिद्धांत में बहुत सारी कमियां थी, उन कमियों को क्रयशक्ति समता सिद्धांत में दूर किया गया है। यद्यपि व्यावहारिक जीवन में इस सिद्धांत का विशेष महत्व नहीं माना जाता है। व्यवहार में विनिमय दर केवल मुद्राओं की तुलनात्मक क्रयशक्ति से ही निश्चित नहीं होती, बल्कि दोनों देशों की मुद्राओं की तुलनात्मक मांग व पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के से भी निश्चित होती है। कि क्रयशक्ति समता सिद्धांत में जो विनिमय दर का निर्धारण हुआ है, उस विनिमय दर का निर्धारण सिर्फ आंतरिक कीमत सूचकांकों के आधार पर ही नहीं हुआ या नहीं होता है। इसके अलावा विभिन्न देशों की या दो देशों की मुद्राओं की मांग और पूर्ति के संतुलन के द्वारा भी विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। इसलिए इस सिद्धांत की तुलना में भुगतान संतुलन सिद्धांत, जो कि नेक्स्ट सिद्धांत होगा आपका, उस सिद्धांत को अधिक उपयुक्त माना गया है। इन सभी कमियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार क्रयशक्ति समता सिद्धांत की इन कमियों को देखते हुए हम इस सिद्धांत की महत्व को कम नहीं बता सकते, लेकिन इसमें जो कुछ कमियां रह गई है, उन कमियों का सुधार भुगतान संतुलन सिद्धांत के अंदर किया गया है। तो नया सिद्धांत जो कि भुगतान संतुलन सिद्धांत होगा, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। इस सिद्धांत की ये जो कमियां बची हुई है, जो कि बोर्ड में लिखी है, इन कमियों को आप या तो नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्रयशक्ति समता सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से तैयार कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत कई बार पूछा गया है 20 नंबर के हिसाब से, और अगर 20 नंबर का नहीं आता तो भी 10 नंबर की टिप्पणी इस पर जरूर आती है। नेक्स्ट सिद्धांत भुगतान संतुलन सिद्धांत। विनिमय दर के निर्धारण में 3 सिद्धांत बताए गए थे, टकसाली या टंक समता सिद्धांत, क्रयशक्ति समता सिद्धांत और भुगतान संतुलन सिद्धांत। आपका टकसाली या टंक समता सिद्धांत हो चुका, वो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा संक्षिप्त में ही बताया। क्रयशक्ति समता सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने इसको आपको पूरा शुरू से लेके आलोचनाओं तक विस्तृत रूप से बताया है। नेक्स्ट सिद्धांत भुगतान संतुलन सिद्धांत भी एग्जाम में आता है, इसको भी आप ध्यान से पढ़िए। हेडिंग डालिए भुगतान संतुलन सिद्धांत। भुगतान संतुलन सिद्धांत, जो कि विनिमय दर निर्धारण का नेक्स्ट सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, जो कि क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं, प्राचीन अर्थशास्त्री हैं, वो ही परंपरावादी अर्थशास्त्री, नाम अलग अलग है, चीज एक ही है। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मत है कि विदेशी विनिमय बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति क्या होती है? जिसमें अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं, वस्तुएं कैसी होती है? समान होती है। इसके अलावा क्रेता और विक्रेता अनेक होते हैं। इसके अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति वाली स्थिति मानी गई है। इसके अंदर देश के नागरिक अपनी बचत को देश अथवा विदेश में कहीं भी विनियोग करने को स्वतंत्र रहते हैं। कहने का मतलब व्यक्ति आर्थिक क्रियाएं करके आय अर्जित करता है, उस आय को अर्जित करने के बाद उपभोग करता है, उपभोग के बाद
करता है। इस उपभोग के बाद जो बचत होती है ये छोटी छोटी बचतें ही किसका रूप लेती है? विनियोग का रूप लेती है। तो देश के नागरिक अपने देश में या विदेश में विनियोग करने को स्वतंत्र रहते हैं। इस मान्यता के आधार पर विदेशी विनिमय दर विदेशी मुद्रा विनिमय की मांग और पूर्ति पर निर्भर करेगी। जो विदेशी विनिमय दर होगी वो विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति पर विनिमय दर का निर्धारण इसके अंतर्गत किया जाएगा। तो इसमें आप लिखिए विनिमय दर का जो निर्धारण होगा, विनिमय दर का निर्धारण विदेशी मुद्रा की मांग व पूर्ति के द्वारा विनिमय दर का निर्धारण विदेशी मुद्रा की मांग व पूर्ति के द्वारा निर्धारित होगा या निर्भर करेगा। अतः भुगतान संतुलन सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण विदेशी विनिमय की मांग एवं पूर्ति से निर्धारित होता है। यही कारण है कि इस सिद्धांत को विदेशी विनिमय की निर्धारण का मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि जो विनिमय दर का जो निर्धारण हो रहा है वो विनिमय दर का निर्धारण विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा हो रहा है। इसलिए इस सिद्धांत को विदेशी मुद्रा की मांग व पूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। भुगतान संतुलन सिद्धांत को विदेशी विनिमय दर की या विनिमय दर निर्धारण का मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। द्वारा भुगतान संतुलन सिद्धांत में विनिमय दर के निर्धारण को समझने के लिए या समझने हेतु आवश्यक है विदेशी विनिमय की मांग व पूर्ति किस प्रकार से होती है या विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति को किस प्रकार से समझा जाए, इसके बारे में मांग से संबंधित जो कि मुद्रा की मांग को बताएगा, पूर्ति से संबंधित जो कि मुद्रा की पूर्ति को बताएगा, और इन दोनों के निर्धारण से या इन दोनों के सहयोग से जो विनिमय दर का निर्धारण होगा वो आपका भुगतान संतुलन सिद्धांत के अंतर्गत किया जाएगा। कुल मिला के इस सिद्धांत का जो मेन हेतु है या मेन बात जो आती है वो विनिमय दर का निर्धारण विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति के निर्धारण से होता है। इसलिए इस सिद्धांत को विनिमय दर निर्धारण का मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब विदेशी मुद्रा की मांग कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, विदेशी मुद्रा की पूर्ति कहाँ से होती है, इन दोनों मांग और पूर्ति के कटान बिंदु से विनिमय दर कैसे निर्धारित होती है, ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना ही।